हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ये आपके 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम के एक चैप्टर है बायोलॉजी में, उसके अंदर आता है डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि आपके नीट, सीयूईटी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं इसमें क्या होता है। डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, आपने जनरली कहीं पे भी टर्म यूज किया होगा। रेप्लिकेशन मतलब इसकी रेप्लिका बनाना, कॉपी बनाना, एक हूबहू उसकी कॉपी बनाना। तो रेप्लिकेशन का जनरल मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये कोई डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए से क्या होता है, रेप्लिका बनाते हैं और हूबहू इसकी कॉपी बन जाती है। इसे बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। बस एक डीएनए, उसकी दो कॉपी बनाना। अब इसकी फिर क्या आगे और रेप्लिकेशन होगा, इससे दो बनेंगे, ठीक है, और ये इससे बने और इससे दो बनेंगे। तो इस तरीके से आगे ये रेप्लिकेशन बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं कि ये डीएनए रेप्लिकेशन होता कहाँ है। तो जो प्रोकैरियोट्स में जो है, प्रोकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियस तो होता नहीं है। जबकि यूकैरियोट्स में कहाँ होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। और ये जो है यूकैरियोट्स में एस फेज में, डीएनए सेल साइकिल के एस फेज में जो है डीएनए रेप्लिकेट होता है, एक से दो बनते हैं। दूसरा कभी कभी पूछते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है। तो वहां कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या, मैट्रिक्स में होता है। और क्लोरोप्लास्ट में भी अपना एक डीएनए होता है, जो कि स्ट्रोमा, उसका जो अंदर वाला भाग को स्ट्रोमा कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में डीएनए रेप्लिकेशन स्ट्रोमा के अंदर होती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म थे जिसका कहाँ पे क्या पे रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म क्या है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे कन्फ्यूजन होता है कि ये रेप्लिकेशन होता कैसे है। देखो, ये एक डीएनए होता है, इस तरीके से एक डीएनए का स्ट्रैंड होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये 5 प्राइम है, तो इसका यहाँ पे 3 प्राइम हो जाएगा, ये इसका 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया। तो इस तरीके से डीएनए का एक स्ट्रैंड होगी और इसकी कॉपी बनती है। अब जो यहाँ पे जहाँ पे रेप्लिकेशन होता है उसे रेप्लिकॉन बोलते हैं। और ये जैसे कि लंबा डीएनए है, इसमें क्या है कि छोटे छोटे रेप्लिकॉन्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रेप्लिकॉन्स होते हैं। एक ऐसे कह सकते हैं कि इतना पोर्शन, एक रेप्लिकॉन, दूसरा रेप्लिकॉन, तीसरा रेप्लिकॉन। तो और रेप्लिकेशन इसमें स्टार्ट होता है। जैसे कि ये मैं यहाँ से एक रेप्लिकॉन को मैं जूम करके दिखाऊं, तो ये कोई डीएनए है, डीएनए का एक रेप्लिकॉन को मैंने यहाँ पे बताया। अब इस एक रेप्लिकॉन के अंदर इसके सेंटर में क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और वो कैसे होगा, इसके बाद क्या होगा, ये एक डीएनए हो गया और ये सेंटर वाला पोर्शन है वो इस तरीके से ओपन हो जाता है, ठीक है। अब ओपन होने के बाद यहां से आगे की प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले पॉइंट तो यहां से मैं ये समझाने का यही मतलब था कि डीएनए रेप्लिकेशन की जो यूनिट है, जो जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसे रेप्लिकॉन कहते हैं। और रेप्लिकॉन के अंदर ओरिजिन होता है, जो कि बराबर सेंटर में होता है, और इससे दोनों डायरेक्शन में, यहां से और यहाँ से। तो यहाँ पे ये जो बना है इसे कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क। तो ये क्या होता है, यहाँ से दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन, यहाँ से इधर आएगा और यहाँ से इस साइड रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो अब अपन जो किताबों में पढ़ते हैं वो हमेशा इसका आधा पढ़ते हैं। यहाँ जैसे कि अभी पढ़ेंगे इसका या फिर इस साइड का, तो हमेशा आधा पढ़ते हैं। बट होता क्या है, ये इस साइड भी बनता जाता है, इस साइड भी बनता जाता है। जैसे यहाँ पे अभी ये जो मैंने इस एक रेप्लिकॉन का बताया, तो इधर भी बनता जाएगा, इधर भी। यहाँ पे ये दूसरा रेप्लिकॉन का सेंटर है, इधर बनता जाएगा, इधर, यहाँ पे, इस तरीके से, और सब जाके फिर आपस में मिल जाएंगे। तो ये हो गया नया पूरा डीएनए बन जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या कहते हैं, रेप्लिकॉन के अंदर स्टार्ट होता है। अब मैं बात करता हूँ सिर्फ इसकी, सिर्फ इतना पोर्शन है, ये एक रेप्लिकेशन फॉर्क है। मैं इसकी बात करूंगा, यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म समझेंगे, एक ही रेप्लिकेशन फॉर्क अपन यूज करेंगे, ठीक है। ये मैंने एक डीएनए बनाया, इस डीएनए का ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ये 3 तो ये 5। ये डीएनए, इसका रेप्लिकेशन फॉर्क इस तरीके से ये ओपन हुआ है,
अब ये रेप्लिकेशन जो फॉर्क है, ये जो मैंने बताया था ये ओपन हुआ, यहाँ पे एक एंजाइम आता है, याद रखना एक एंजाइम है, इसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज, इस हेलिकेज एंजाइम की वजह से जो नॉर्मल इस तरीके से रेप्लिकॉन था उसको कैसा हो गया, वो इस तरीके से ओपन हो गई। तो ये जो रेप्लिकॉन के अंदर ये जो बबल बना है ये किसकी वजह से बना, हेलिकेज की वजह से। तो याद रखना सबसे पहले रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है कौन से एंजाइम की वजह से, हेलिकेज एंजाइम की वजह से। अब ये हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड को ओपन कर देगा। यहाँ से ओपन करने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं आपस में। अब ये क्या, अगर ये ऐसे ही रहा तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इधर से वापस जुड़ता जाएगा। तो ऐसा नहीं करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स आके जुड़ जाती है, इस पॉइंट पे प्रोटीन्स आके जुड़ जाती है, इसे बोलते हैं SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो यहां पे SSB प्रोटीन आती है जो कि डीएनए के वापस दोनों स्ट्रैंड को आपस में जोड़ने से रोकता है। ठीक है, अब हेलिकेज आ गया, हेलिकेज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा यहां पे ये खाली जगह होती जाएगी। अब जो है जैसे ही ये खाली जगह हो गई, यहाँ पे एक एंजाइम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, वो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। अब ये डीएनए पॉलीमरेज, इसको दूसरा नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी बोलते हैं। ये क्या करता है, पॉलीमराइज करता है किसको, डीएनए को, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 बनाना है, तो 1 से 2 बनाने के लिए इसका क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे। तो ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब लेकिन इसको आने से पहले, ये नवाबजादे हैं, इनको आने से पहले क्या है, इनको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले चीज़ तो ये कहते हैं कि मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही जाऊंगा। इसका हमेशा जो है डीएनए पॉलीमरेज जो है, जो इस डायरेक्शन में ही क्या कहते हैं, डीएनए की नई वाली स्ट्रैंड बनाते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट इसकी ये है डीएनए पॉलीमरेज की कि इसको हमेशा फ्री OH ग्रुप चाहिए, फ्री OH ग्रुप चाहिए। अब फ्री OH ग्रुप चाहिए, अब यहाँ पे ये ओपन है, अब यहाँ पे कहीं पे फ्री OH ग्रुप है नहीं, तो क्या करना पड़ता है, इस फ्री OH ग्रुप लाने के लिए क्या करना, प्राइमेज एंजाइम आता है और क्या करता है, प्राइमर बनाता है। प्राइमर बनाता है। अब कैसे बनाता है, ये यहाँ पे स्ट्रैंड है, अब इस जगह पे आ गया डीएनए पॉलीमरेज, जोड़ दो इसको, डीएनए पॉलीमरेज को जोड़ दो, ये जोड़ दिया डीएनए पॉलीमरेज को। अब डीएनए पॉलीमरेज जो है ये है डीएनए पॉलीमरेज। अब ये डीएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पे जुड़ गया। अब जुड़ते ही ये यहाँ से क्या करेगा, इसको जुड़ने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे फ्री OH ग्रुप चाहिए। तो ये यहाँ पे तभी जुड़ेगा जब यहाँ पे फ्री OH ग्रुप चाहिए। तो ये मैं इसको थोड़ा और बड़ी बनाता हूँ स्ट्रैंड को। अब क्या होगा, यहाँ पे प्राइमेज आएगा और यहाँ पे प्राइमर का निर्माण करेगा। पहले प्राइमर बनेगा, ये एक प्राइमर है। प्राइमर क्या है, एक RNA ही होता है। ठीक है, और ये क्यों बनाना पहला पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ये 5 प्राइम होगा इसका और ये 3 प्राइम होगा, और इस 3 प्राइम पे आपको पता है डीएनए में OH ग्रुप होता है। ठीक है, जो ये शुगर होती है, शुगर के जो 3 प्राइम पे OH ग्रुप होता है। तो ये OH ग्रुप जो है ये डीएनए पॉलीमरेज आके इसको पहचानेगा और क्या करेगा, यहाँ पे आके ये जुड़ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज आके 3 प्राइम OH ग्रुप पे आके जुड़ गया कि कहाँ, कौन से पे, प्राइमर के। अब ये प्राइमर यहाँ पे बन गया, इसके बाद इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ इसको स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा बनाना पड़ता है। ठीक है, RNA, इसे क्या है, ये RNA है फिलहाल के लिए, फिर इसको रिमूव कर देंगे। अब क्या करता है, ये आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता यहाँ तक आया। ठीक है, और ये हेलिकेज आगे जैसे जैसे जाएगा ये भी बढ़ता जाएगा। अब दूसरी जगह, अब यहाँ पे भी कौन सा, ये कह रहा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही जाऊंगा। तो अब मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस साइड तो मूव करवा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे भी 5 प्राइम है, यहाँ पे भी 5 प्राइम होगा, तो ऐसा पॉसिबल होगा नहीं। डीएनए हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट जो इसकी पोलैरिटी होती है। तो इसका मतलब कि ये जो डीएनए है इस साइड आएगा, यहाँ पे 5 प्राइम होगा, यहाँ पे 3 प्राइम होगा। ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ पे भी एक प्राइमर बनेगा। सबसे पहले तो एक पहले प्राइमर बनाओ, तो ये बना दिया, सबसे पहले तो प्राइमर बना दिया। ठीक है, अब ये 5 प्राइम इसका और ये 3 प्राइम हो गया। अब यहाँ पे अपने नवाबजादे को बुलाओ, क्योंकि यही सब कुछ है। अब यहाँ पे आ गया डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज आया, वो यहाँ पे आके जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद ये अपना आगे यहाँ तक बढ़ता गया। अब ये जितना बड़ा, जैसे कि यहाँ तक है, तो ये क्या करेगा, इतनी बना दिया, नई स्ट्रैंड बना दी है।
डीएनए की नई स्ट्रैंड बना दी, ये हो गया 3 प्राइम। अब क्या होगा, ये और आगे बढ़ता जाएगा। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा ये क्या होगा, और कॉम्पैक्ट होता जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो टेंशन है वो और ज़्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पे एक और एंजाइम आता है, वो है इस जगह पे एक और एंजाइम आता है टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करता है, इस जो आगे जो है टेंशन बढ़ती जाती है, एक साथ क्या कहते हैं, एक के ऊपर एक जो डीएनए रैप हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टनेस आ जाती है, तो उसको वापस नेगेटिव कोइलिंग करते हैं, इसको वापस रिलीज करते हैं। जो टेंशन होता है उसको रिलीज करने के लिए क्या काम करता है, टोपोआइसोमरेज आता है और वो आके इसको कट लगाता है, कट लगा के वापस डीएनए को रिलीज कर, जो टेंशन जो है उसकी रिलीज करके वापस उसको यहाँ से जुड़ जाता है। तो ये इसका काम है टोपोआइसोमरेज का, कि इसमें टेंशन को रिलीज करता है नेगेटिव सुपर कोइलिंग के द्वारा। अब क्या होता है, यहाँ पे ये और आगे बढ़ेगा, हेलिकेज आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ सेकंड, इसका स्टेप क्या होगा, जैसे ये हो गया इतना, यहाँ से ये पोर्शन में यहाँ इतना बना देता हूँ, ठीक है। और ये बन गया, पहले जो बना था 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। अब यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी बना हुआ आ रहा है 5 प्राइम 3 प्राइम, ये इसका पहले से प्राइमर बना हुआ आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो हेलिकेज एंजाइम है, ये हेलिकेज एंजाइम तो आगे आगे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे टोपोआइसोमरेज जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो प्राइमर है, ये जो नीचे वाली साइड में प्राइमर जो है, वो प्राइमर तो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नया डीएनए बनता जा रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइमर यहाँ पहुँच गया, अब ये तो पहुँच गया, अब वापस ये जगह खाली हो गई। अब इस जगह को वापस भरने के लिए वापस प्राइमर को, प्राइमेज को बुलाया जाता है और पहले प्राइमर बनाया जाता है। अब पहले प्राइमर बनाया, ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बन गया। अब पहले प्राइमर बन गया, प्राइमर के यहाँ OH ग्रुप खाली हुआ, अब इस OH ग्रुप में वापस एक नया डीएनए पॉलीमरेज आया और वो वापस यहाँ पे आके जुड़ता गया यहाँ तक पहुँचा, और ये एक नई स्ट्रैंड बन गई। अब इतना एक ये खंड हो गया, एक दूसरा ये खंड हो गया, ठीक है। इस तरीके से इस वाली स्ट्रैंड में छोटे छोटे खंड बनते जाते हैं और ये लास्ट तक पहुंचता है, तब एक और खंड बन जाएगा। तो ये ऊपर वाली स्ट्रैंड जो है, जो कि ये 5 प्राइम जो क्या कहते हैं इस साइड से जाता है, मतलब इस ओरिजिन ऑफ, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइड जो डीएनए बनता है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस टाइप का होता है। जबकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से दूर की तरफ, ठीक है, वो जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कंटिन्यूअस टाइप का। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यू बढ़ता जाता है, यहाँ पे कोई भी ऐसे बीच में दखल अंदाजी नहीं देते, जबकि यहाँ पे बार बार यहाँ आता, अब खत्म हो गया, अब इस डीएनए पॉलीमरेज का कोई काम नहीं, फिर यहाँ आगे और थोड़ा खुलेगी डीएनए स्ट्रैंड, तब जाके नया और बनेगा। तो ये जो है इस स्ट्रैंड को कहते हैं, इस वाली को, और ये जो खंड बनते हैं ये इसे कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, फ्रेगमेंट, ठीक है। ये जो छोटे छोटे खंड है इसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, और ये जो है इसे बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, जबकि इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ये कंटिन्यू है, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जो लीड कर रही है, कंटिन्यू लीड कर रही है उसे बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जो लैग, जो धीरे धीरे चल रही है, लैग होते होते जा रही है, उसे बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो लैगिंग स्ट्रैंड जहां पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट मिलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड जहां पे कंटिन्यूअस डीएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, नया डीएनए की स्ट्रैंड जो है कंटिन्यूअस बनेगी। दूसरा इसकी डायरेक्शन भी पूछते हैं कि जो क्या लीडिंग स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या है। तो जो लीडिंग है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से दूर होता है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइड इसका रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। ये हो गया इसकी डायरेक्शन की बात, ये हो गया इसके ओकाजाकी फ्रेगमेंट, लैगिंग, लीडिंग, एंजाइम हो गए आपके हेलिकेज, दूसरा टोपोआइसोमरेज, एसएसबीपी जो कि वापस जोड़ने में रोकता है, हेलिकेज जो कि इसको डीएनए को क्या कहते हैं अनवाइंडिंग करता है, और दूसरा और कौन से एंजाइम लगे थे, प्राइमेज जो कि प्राइमर बनाता है, बिना प्राइमर के ये डीएनए पॉलीमरेज कभी नहीं आके जुड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज को हमेशा फ्री OH ग्रुप चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस में आप खुद देखो कि इसको और मैं आगे करूं तो आप खुद देखोगे कि ये तो हो गया
एक डीएनए, और ये नीचे वाली स्ट्रैंड का पुराना ये वाला, इस वाले को मैं ब्लैक से बता रहा हूँ, और ये रेड वाला जो मैं बता रहा हूँ ये हो गया नया डीएनए बना हुआ। ठीक है, इसमें अब देखो इसके बाद भी एक प्रोसेस होती है। अब ये जो है ये इसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, ये आरएनए प्राइमर को रिमूव किया जाता है, और आरएनए प्राइमर को रिमूव करके इसमें वापस डीएनए पॉलीमरेज आता है और इसको पूरा पूरा फिल करता है यहाँ से यहाँ तक, ये भी ऐसे, बट यहाँ पे खाली जगह फिर भी रहती है इनके बीच में, तो वो करता है डीएनए लाइगेज आता है, लाइगेज आके इन खाली वाली जगह को जोड़ देता है। तो डीएनए लाइगेज वापस ये टुकड़े हुए हैं इसको जोड़ देता है और पूरा का पूरा इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ये वाली अब देखो ये तो है पेरेंटल टाइप की, ठीक है, पेरेंटल स्ट्रैंड, ये क्या है डॉटर, स्ट्रैंड। अब ये पेरेंटल, ये इसमें एक नई और एक पुरानी, तो इसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। तो इसको इस तरीके से भी पूछते हैं कि एक तो होता है सेमी डिसकंटिन्यूअस टाइप का भी रेप्लिकेशन होता है, मतलब एक में कंटिन्यूअस होता है एक में डिसकंटिन्यूअस, और एक है सेमी कंजर्वेटिव टाइप का, मतलब एक में एक स्ट्रैंड कंजर्व रहती है दूसरी न्यू होती है, एक कंजर्व रहती है दूसरी न्यू होती है, तो ये होती है सेमी कंजर्वेटिव टाइप की। और बाई डायरेक्शनल इसको इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये इस डायरेक्शन में भी होता है और उधर भी होता है, तो इसे बाई डायरेक्शनल सेमी कंजर्वेटिव सेमी डिसकंटिन्यूअस टाइप का रेप्लिकेशन होता है। तो ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, इसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। देखो ये तो अब सब प्रूफ हो जाने के बाद की बात है कि इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बट सबसे पहले कुछ साइंटिस्टों ने सबसे पहले इसको खोजा होगा। तो कैसे खोजा होगा, पता तो लगाया होगा ना कि भाई इसमें किस तरीके का रेप्लिकेशन होता है, कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। ये सब भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए थे, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद फाइनल जो हुआ था कि भाई हाँ अब ये फाइनल है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप का ही रेप्लिकेशन होता है, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। और हमने पहले यही पढ़ा इसका मैकेनिज्म कि सेमी कंजर्वेटिव टाइप से रेप्लिकेशन होता है। बट और भी दो चार चीज़ें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन और भी पूछते हैं कि किसने खोजा है, कैसे किया है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ सबसे पहले किसने दिया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो सब वैज्ञानिक है, दो वैज्ञानिक है, मैसेल्सन और स्टॉल, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले प्रूव किया था कि डीएनए में कौन सा होता है, रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। किसमें किया था, ई कोलाई के अंदर सबसे पहले। याद रखना मैसेल्सन और स्टॉल ने किसमें किया था, कौन सी बैक्टीरिया में, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने प्रूव किया था कि कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। तो इन्होंने क्या प्रूव किया था कि डीएनए में रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव का टाइप का होता है। सेम इसी टाइम के आसपास इनका टाइम था 1958। ठीक है, 1958 में इन्होंने सबसे पहले ये बताया था। और इसी टाइम टेलर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स के अंदर सबसे पहले बताया था कि क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप का रेप्लिकेशन होता है। वो है विशिया फाबा बीन जो होता है, उस विशिया फाबा के अंदर सबसे पहले बताया था कि इसमें भी सेमी कंजर्वेटिव टाइप का रेप्लिकेशन होता है। तो ये दो साइंटिस्ट थे टेलर, और ये दो सबसे पहले तो इन्होंने बताया था मैसेल्सन और स्टॉल, और इन्होंने भी 1958 में बताया था, बट इनका पहले आता है नाम। और यही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले मैसेल्सन और स्टॉल ने बताया था ई कोलाई के अंदर सेमी कंजर्वेटिव टाइप का रेप्लिकेशन होता है, और 1958 में। दूसरा है टेलर नाम के साइंटिस्ट ने भी 1958 में बताया था, और वो प्लांट के अंदर बताया था सबसे पहले। वो कौन सा था, विशिया फाबा नाम का प्लांट था, और उसके अंदर ये बताया था। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें तो एक ही लाइन दे रखी है कि इसमें कौन सा किसका यूज किया था। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, रेडियो एक्टिव थाइमिन यूज किया था टेलर ने तो, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आइसोटोप यूज किया था। यहाँ पे रेडियो एक्टिव नहीं था, आइसोटोप यूज किया था। ठीक है, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 का दो आइसोटोप थे, नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 15। इन दोनों आइसोटोप का यूज करते हुए इन्होंने बताया था कि सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। तो फटाफट इसके ये मैसेल्सन व स्टॉल का एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं क्या होता है। क्या था, सबसे पहले ई कोलाई को N15 इन्वायरमेंट में रखा था। ठीक है, N15 इन्वायरमेंट में रखा था। जब N15 इन्वायरमेंट में रखेंगे तो N50 क्या होता है, N14 से भारी होता है। ठीक है, तो अब इसका डीएनए के अंदर भी नाइट्रोजन चला गया, कौन सा वाला, N15 वाला। अब खूब सारी पहले तो जनरेशन N15 की बनाई, ये ई कोलाई के डीएनए की बात कर रहे हैं। ठीक है, ई कोलाई को N15 में रखा। अब
ई कोलाई क्या होता है 20 मिनट में रेप्लिकेट हो जाता है, 1 से 2 बन जाती है, तो डीएनए भी रेप्लिकेट हो जाएगा। तो 20 मिनट में इन्होंने क्या किया, 20 मिनट में ये रेप्लिकेट हो जाती है और 2 बन जाती है। अब इसको N15 वाले ई कोलाई को उठाया और N14 वाले इन्वायरमेंट में रखा, तो क्या हो गया कि N15, ये एक N15 था और इसकी दूसरी वाली N15 था, और यहाँ पे आ गया दूसरी इसके साथ आ गई नई जो बनी वो आ गई N14, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, कैसे पता लगा, क्योंकि इसको जब सेंट्रीफ्यूज किया था, सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जो कि राउंड राउंड घूमती है और उससे क्या कहते हैं डीएनए जो भी मटेरियल होता है वो दीवार की तरफ साइड में चला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो है एक बैंड इस तरीके से, एक आप ऐसे समझो कि उसके अंदर रखने, सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखने के लिए एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर रखा तो डीएनए का यहाँ पे बैंड बना इस साइड से, जो जितना भारी होता है वो उतना पेंदे में चला जाता है, ठीक है। तो ये डीएनए का बैंड इसमें बना था N14 वाले इन्वायरमेंट का। जब इसका 20 मिनट के लिए N14 में रखा तब क्या हुआ कि ये भी हाइब्रिड है, हाइब्रिड, और ये भी हाइब्रिड है, दोनों हाइब्रिड हैं। तो ये इसका जब सेंट्रीफ्यूज किया तो यहाँ पे दोनों के बीच में, यहाँ पे बीच वाला ना तो इधर ना इधर, और बीच में यहाँ पे एक बैंड मिला, तो ये हाइब्रिड बैंड था। अब इसके बाद और 20 मिनट इसको और रखा, ठीक है, 20 मिनट में और रखा, तब क्या देखा, वो भी N14 वाले मीडियम में ही रखा, तब क्या देखा कि ये N15 वाला तो ऐसे कैसे N15 रहा, ठीक है, और इधर वाला भी N15, एक स्ट्रेंथ थी तो ये एक N15 ऐसे ही रहा। लेकिन इसके साथ क्या हुआ, इसके यहाँ तो इसका ये एज ए टेम्पलेट यूज हुई और नया बन गया, और दूसरा ये पुराना वाला ये एज ए टेम्पलेट यूज हुई और यहाँ पे नया बन गया, यहाँ पे भी नया बन गया। थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आ गया था। तो अब क्या हुआ कि ये जैसे कि अगली जनरेशन में 20 मिनट और रखा तो यहाँ पे इस तरीके के एक तो हाइब्रिड मिला, 2 एकदम नए मिले N14 वाले, और ये जो है 2 हाइब्रिड मिले। तो जब इसका सेंट्रीफ्यूज किया गया तो इसमें जो है एक तो एकदम लाइट बैंड मिला जो कि N14 का था ऊपर की साइड, ठीक है, ये ढक्कन है और ढक्कन की इस साइड, और दूसरा जो है एक इसके हाइब्रिड बैंड मिला जो कि N14 और N15 का हाइब्रिड था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इस तरीके से बैंड मिला, तब इसको कंफर्म हो गया कि अच्छा इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है, जिसमें एक स्ट्रैंड ही रेप्लिकेट होती है और उसका एक स्ट्रैंड एज इट इज रहती है, तो एक कंजर्व रहती है, एक नई बनती है, और इसी तरीके से आगे भी चलता रहता है। ये था डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हेल्प करने की। धन्यवाद, थैंक यू।